नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। इसमें हम मैथ 2 के वीक 2 के लेक्चर 2.4 2.4 होगा दोस्तों। यहाँ पर मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, ये गलत लिखा गया है 2.4 एंड एक्टिविटी 2.4 को हम कवर करेंगे बहुत ही सरल भाषा में। ये जो टॉपिक है ये रो एचलॉन फॉर्म या रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म या नहीं, और दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। तो इन दोनों को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, तो सब कुछ समझेंगे, सारे क्वेश्चन को समझेंगे और ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 100% करके आएंगे। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। द एचलॉन फॉर्म पहला होता है रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म REF, और ये है REF रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म। और रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म और ये है रो रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, दोनों देखेंगे, देखते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, जिसमें कई सारे होते हैं इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस होते हैं इस तरीके से, जिसमें 2 3 4 n नंबर्स ऑफ वेरिएबल होते हैं और m नंबर्स ऑफ आपके रोज होंगे, और B1 B2 ये इनकी वैल्यूज हो गई इक्वल टू के राइट साइड। तो दोस्तों इसके पहले हमने जो सॉल्व किया था ये आपका ये लीनियर इक्वेशंस, इसमें हमने n क्रॉस n वाले फॉर्म में वो थी हमारी इक्वेशंस थी। मतलब अगर n वेरिएबल हैं तो n इक्वेशंस है, और हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनता था दोस्तों वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनता था। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इक्वेशन सिस्टम, इसमें जो है ये स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बनेगा आपका, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो n है और नंबर ऑफ इक्वेशन जो है m है। अब जो हमारा जो ये बन रहा है इक्वेशन m क्रॉस n बन रहा है दोस्तों, तो m क्रॉस n जो कि रेक्टेंगल लीनियर सिस्टम होगा, तो इसमें हम डिटर्मिनेंट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें भी हम कुछ करेंगे, आइए देखते हैं। कुछ नया नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी आप वो करते आए हैं, मैं आपको उससे भी रिलेट कर दूंगा जो आप अभी तक करते आए हैं, जिससे आपको समझना इजी हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए इस तरीके का जो हमारा m क्रॉस n की जो मैट्रिक्स थी, इसको हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये बना दिया A, और ये m क्रॉस n हो गया, और x जो हमारा वेरिएबल वाला मैट्रिक्स हो गया जिसमें x1 x2 xn आ गए, और b हमारी वैल्यूज वाली मैट्रिक्स हो गई। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं AX इज इक्वल टू B, m क्रॉस n इंटू n क्रॉस 1, तो ये आपका बन जाता है m क्रॉस 1। ओके दोस्तों, आइए देखिए, इस वाले मैट्रिक्स का सर ने एग्जांपल लेके वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। तो देखिए रो एचलॉन फॉर्म क्या होता है, ये 4 पॉइंट हैं। इन चारों पॉइंट को मैं एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो कॉल्ड द लीडिंग एंट्री इज 1। इसका मतलब क्या हुआ, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो, मैट्रिक्स की बात हो रही है दोस्तों, और ये कह रहा है कि फर्स्ट जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा, मतलब जीरो के अलावा जो पहला एलिमेंट होगा रो में, वो होता है लीडिंग एंट्री, दैट इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री, और वो होना चाहिए 1। समझ गए दोस्तों, जैसे हमारे पास रो है, ये पहला रो है, हम इसकी फर्स्ट एंट्री को अगर हम 1 कर दें और बाकी 0 हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो कॉल्ड द लीडिंग एंट्री एंड दैट इज 1। अच्छा, तो ये होगी मेरी लीडिंग एंट्री और ये 1 होनी चाहिए, पहली कंडीशन। तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है, हो सकता है कि पहला एलिमेंट 0 हो जाए, दूसरा 1 हो जाए, देन कुछ और हो। मतलब 1 के पहले 0 हो सकता है, लेकिन जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो 1 ही होगा पहला, दैट इज लीडिंग एंट्री।
यहां तक आप 0 लिख लीजिए, यहां पर 1 हो गया, ये हमारी लीडिंग एंट्री होगी, पहला नॉन जीरो एलिमेंट। इसके पहले 0 एक्सेप्टेबल है, लेकिन पहली एंट्री नॉन जीरो जो होगी वो 1 होनी चाहिए और उसको हम लीडिंग एंट्री कहेंगे। रो एचलॉन फॉर्म की बात हो रही है दोस्तों। रो एचलॉन फॉर्म में जो कह रहा है फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो कॉल्ड लीडिंग एंट्री, पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा हर रो में उसको हम लीडिंग एंट्री कहेंगे और वो होना चाहिए 1। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों कि पहला एंट्री जो होना चाहिए वो नॉन जीरो 1 होना चाहिए। वो 1 शुरू में आ जाता है या सेकंड नंबर पे आए तो उसके पहले 0 होना चाहिए, या कहीं भी आए उसके पहले 0 एक्सेप्टेबल है। जो नॉन जीरो एंट्री होगी वो पहली एंट्री लीडिंग एंट्री होगी और वो 1 होनी चाहिए। पहले लाइन का मतलब ये है। अगर ये लाइन क्लियर हो गया तब मैं अगले लाइन पे चलता हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, ईच लीडिंग एंट्री इज इन ए कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री इन द प्रीवियस रो। अब बात को समझिए दोस्तों, कह रहा है कि ईच लीडिंग एंट्री इज इन ए कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री इन द प्रीवियस रो। हर लाइन की जो लीडिंग एंट्री होगी वो अपने कॉलम इज इन ए कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री इन द प्रीवियस रो। जो प्रीवियस रो में जो लीडिंग एंट्री आई है उसके दाहिने कॉलम में होगी, उसके राइट साइड कॉलम में होगी। जैसे ये वाली देखिए हमारी 1 जो आई है दूसरे रो की पहले लीडिंग एंट्री, ये ऊपर वाले रो के राइट साइड में है, राइट कॉलम में है, इस कॉलम के राइट कॉलम में है। इसके नीचे वाले में जो हमारी ये 1 आया है लीडिंग एंट्री, वो इसके प्रीवियस वाला जो कॉलम है इसके राइट कॉलम में। ऐसा जरूरी नहीं कि इसके तुरंत बाद राइट वाले में हो, उसके कहीं और भी राइट में हो सकती है, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे हो सकती है, लेकिन होगी राइट में, यहाँ पे नहीं एक्सेप्टेबल है। अगर ये लाइन अगर अगली रो है तो यहाँ पर ये पहला 1 हो जाता है तो यह एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यह इसके पहले वाले एंट्री के लेफ्ट में हो गया। देखिए पहले वाली एंट्री यहाँ है या यहाँ ले लीजिए, तो इसके लेफ्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी नीचे के कॉलम में पहली लीडिंग एंट्री 1 आएगी वो ऊपर वाले कॉलम के राइट में होगी। समझ गए दोस्तों? जैसे देखिए यहाँ पर पहले नंबर कॉलम में आ गई 1, फिर इसके बाद वाले में 1 आ गया, और उसके बाद तीसरा अगर रो है तो इसमें हमारा सबसे लास्ट एंट्री अगर 1 आ गया तो चौथे रो में कोई जगह ही नहीं बचेगी 1 के लिए, यानी चौथे में लीडिंग एंट्री नहीं हो सकती। अगर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है 1, तो वो जो है रो एचलॉन फॉर्म में नहीं कहा जाएगा। चौथे नंबर पे सिर्फ 0 एक्सेप्टेबल है और कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है अगर पहला वाला 1 हमारा इधर आ गया तो दूसरी लाइन का मतलब यही है कि ईच लीडिंग एंट्री इज इन ए कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री इन द प्रीवियस रो। पहले वाले रो में जो उसकी लीडिंग एंट्री 1 होगी उसके वो राइट साइड वाले कॉलम में होनी चाहिए। ये लाइन क्लियर हो गया दोस्तों, लाइन नंबर 2। चलिए लाइन नंबर 3 पे देखते हैं। लाइन नंबर 3 कह रहा है रोज विथ ऑल 0 एलिमेंट्स इफ एनी आर बिलो रोज हैविंग ए नॉन जीरो एलिमेंट। अगर किसी रो में पूरा 0 एलिमेंट है तो वो जो होगा देयर आर बिलो रोज हैविंग ए नॉन जीरो एलिमेंट। जो नॉन जीरो एलिमेंट है उस वाले रो के नीचे होगा, मतलब जिस रो में टोटल 0 है वो नीचे की तरफ होगा, वो बीच में नहीं आएगा। बीच में आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो जो टोटल 0 वाली एंट्री है उसको हम सबसे नीचे रखेंगे। क्लियर दोस्तों? रोज विद ऑल 0 एलिमेंट्स इफ एनी आर बिलो रोज हैविंग ए नॉन जीरो एलिमेंट। तो ये होता है रो एचलॉन फॉर्म। और यह चौथी जो लाइन है वो रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म के लिए है आई गेस। आइए देखते हैं। फॉर ए नॉन जीरो रो द लीडिंग एंट्री इन द रो इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। हाँ, ये रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म के बारे में है, RREF के बारे में है। ये कह रहा है कि फॉर ए नॉन जीरो रो यानी जिसमें वो लीडिंग एंट्री 1 है, द लीडिंग एंट्री इन द रो, जो लीडिंग एंट्री उस रो में है, इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। मतलब वो अपने कॉलम में केवल इकलौती नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर 1 है तो इसके कॉलम में सारे 0 होने चाहिए। ये अगर 1 है लीडिंग एंट्री तो इसके कॉलम में सारे बाकी 0 होने चाहिए। वही कह रहा है फॉर ए नॉन जीरो रो, जो नॉन जीरो रो है जिसमें लीडिंग एंट्री 1 एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे कह रहा है कि द लीडिंग एंट्री इन द रो, जो लीडिंग एंट्री उसकी है
इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम, वो अपने कॉलम में इकलौती नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, उसके कॉलम में बाकी सब जीरो होना चाहिए। ये 1 आ गया तो सारे जीरो होने चाहिए, ये 1 आ गया तो इस कॉलम में सारे जीरो होने चाहिए, ये 1 आ गया तो इसके कॉलम में सारे जीरो होने चाहिए। तो ये रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म में कही जाएगी। जो सर ने एग्जांपल लिया था, आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला लाइन कह रहा है कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो कॉल्ड द लीडिंग एंट्री 1। जो पहली नॉन जीरो एलिमेंट है, एंट्री है, जैसे ये 1 है, ये लीडिंग एंट्री 1 है, इसका पहला नॉन जीरो ये 1 है, लीडिंग एंट्री 1 है। चलो पहला पॉइंट सेटिस्फाइड। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ईच लीडिंग एंट्री इन ए कॉलम टू द राइट साइड ऑफ द लीडिंग एंट्री इन द प्रीवियस रो, प्रीवियस रो के राइट में होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ही रो है, तो नीचे वाला जो 1 है वो अपने ऊपर वाले रो के राइट साइड में है। देखिए इसके राइट साइड में है ये 1, ठीक है, तो ये भी सही है। चलो तीसरा पॉइंट क्या है देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि रोज विद ऑल जीरो एलिमेंट इफ एनी, अगर कोई पूरा जीरो एलिमेंट के साथ रो है तो वो बिलो रोज हैविंग ए नॉन जीरो एलिमेंट, तो नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे होना चाहिए। तो इसमें कोई पूरा जीरो वाला रो है नहीं, तो ये इफ एनी कंडीशन में है, तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये भी ओके हो गया। नेक्स्ट कह रहा है फॉर ए नॉन जीरो रो द लीडिंग एंट्री इन द रो इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। तो इसमें देखिए जो लीडिंग एंट्री 1 है वो अपने कॉलम में इकलौती एंट्री है, इसमें भी लीडिंग एंट्री 1 अपने कॉलम में इकलौती एंट्री है। तो यह जो मैट्रिक्स है वो RREF फॉर्म में है, रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैंने चारों पॉइंट को अच्छे से कवर कर दिया है और इसकी मतलब आप समझ गए हैं। आप ये जान गए हैं कि रो एचलॉन फॉर्म क्या होता है और रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म क्या होता है। अच्छा, अब इसका यूज क्या है, इसका यूजफुल कैसे है ये, तो मैं आपको बताऊं इसका बहुत यूज है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये बिल्कुल नया नहीं है आपके लिए। कक्षा 5वीं से आप इसको करते आ रहे हैं, क्लास 5th से आप ये करते आ रहे हैं, ये कुछ भी नया नहीं है। मैं आगे इसको कनेक्ट करके आपको बता दूंगा, आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ओके चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पहली एंट्री 1 है लीडिंग एंट्री, ओके। यहाँ पहले नॉन जीरो एंट्री 1 है लीडिंग एंट्री, ओके। यहाँ पहले नॉन जीरो एंट्री 1 है, ओके। तो ये जो है रो एचलॉन फॉर्म है, रो एचलॉन फॉर्म REF है। इसमें यही कहना चाहिए, पहले लीडिंग एंट्री जो है 1 होनी चाहिए। दूसरा इसमें कंडीशन है कि राइट साइड में होनी चाहिए, सारी एंट्री राइट में है। देखिए ये वाली लीडिंग राइट में है, ये वाली रीडिंग इसके राइट में है, दूसरा कॉलम हो गया। तीसरा कहता है कि अगर कोई जीरो एलिमेंट है तो वो नीचे होना चाहिए, तो इसमें पूरा जीरो रो है ही नहीं, तो ठीक है। एंड चौथा जो पॉइंट था वो RREF के लिए था, वो देखिए ये हो गया। RREF में कह रहा है कि जो लीडिंग एंट्री है वो अपने कॉलम में इकलौती एंट्री होनी चाहिए। तो ये लीडिंग एंट्री है, कॉलम में इकलौती एंट्री हो गई, यहाँ पर कोई लीडिंग एंट्री है नहीं, यहाँ पर लीडिंग एंट्री है, ये कॉलम में इकलौती हो गई, ये वाला भी लीडिंग एंट्री है, अपने कॉलम में इकलौती एंट्री हो गई। तो ये RREF फॉर्म हो गया, रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म, ठीक है। चलो अब ये कैसे होगा, क्या होगा, हम आगे समझेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। ओके दोस्तों, अब ये क्या देखिए क्या कह रहा है कि अगर 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 AX is equal to be a system of linear equation and suppose A is in reduced row echelon form, RREF में है A, AX is equal to B कोई इक्वेशन सिस्टम है और हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A है वो RREF में है, ठीक है। तो कह रहा है कि फॉर द सम I the ith row of A is 0 row but BI is not equal to 0, then the system has no solution। देखिए रेड मार्क से कहा है दोस्तों, बड़ी कह रहा है कि अगर हमारा ये जो A है वो RREF में है, RREF का मतलब कि मान लेते हैं इस तरह का कोई फॉर्मेट है 1 0 0 एंड थर्ड रो मान लेते हैं टोटल 0 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर सम ith रो जैसे ये नीचे वाला रो है वो टोटल 0 हो जाए, लेकिन उससे करस्पॉन्डिंग जो B वाली वैल्यू है, इसमें मान लेते हैं B1 B2 एंड B3, तो B3 जो है वो 0 नहीं है। कह रहा है कि ये पूरा 0 हो गया A, तो B और 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि इसके हिसाब से अगर A पूरा 0 हो गया तब तो इसकी पूरा इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन जो हमारे सिस्टम दिया उसमें कह रहा है कि B इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन दिस सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। फिर कोई चीज को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक साइड का वैल्यू 0 हो रहा है, दूसरे साइड की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं।
ओके, जैसे यहाँ पर देखो 0x1 0x2 मिल करके टोटल 0 बनाएगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर ये तो बात गड़बड़ है ना। क्लियर, चलें, चलो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, हाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बड़ा अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में भी आएगा और कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे, ठीक है। क्या कह रहा है कि समझ गए आप, ax इज इक्वल टू बी है इक्वेशन सिस्टम, और a जो है वो रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म में है, RREF में है, RREF है। हालांकि इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप आगे थोड़ा सा मेरे साथ अगर करते रहेंगे, मास्टर हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा नहीं, आप थोड़े में जान लाएंगे कि होगा कि नहीं होगा। फिलहाल अभी के लिए आप ये समझो कि अगर RREF में है तो assume that for every zero row of A the corresponding entry of B is also zero। अच्छा, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो जीरो रो, अगर पूरा जीरो रो है A में, तो उसके साथ B में जो वैल्यू है वो भी जीरो है, मतलब कि ये वो कंडीशन नहीं है जिसमें कि उसका सोल्यूशन है ही नहीं, मतलब सोल्यूशन है कुछ ना कुछ। इफ द ith रो ऑफ A इज जीरो देन B इज आल्सो जीरो है, मान लेते हैं। कहने का मतलब वही है कि इसका सोल्यूशन बन जाए। ऐसा ना हो कि A टोटल जीरो हो जाए और B नॉट इक्वल टू जीरो होकर फिर वो इक्वेशन ही सब गड़बड़ा जाए, तो वो बात नहीं। इफ द ith कॉलम हैज द लीडिंग एंट्री ऑफ सम रो वी कॉल xi ए डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ith कॉलम में लीडिंग एंट्री है तो xi जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ith कॉलम में डज नॉट हैव द लीडिंग एंट्री ऑफ सम रो वी कॉल x1 एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं हम। चलो इसी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो RREF में कह रहा था, तो RREF ये है हमारा, तो RREF में हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है ये x1, ये है x2, ये है x3 और ये है x4। जब x वाली इक्वेशन हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं x1 x2 x3 और x4। तो दोस्तों वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कह रहा था, वो ये कह रहा था कि अगर हमारे किसी रो में लीडिंग एंट्री है, जैसे ये 1 है, इसमें लीडिंग एंट्री है, तो हमारा x1 जो होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। x2 में लीडिंग एंट्री नहीं है तो x1, तो x2 हमारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x3 में लीडिंग एंट्री है तो x3 हमारा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और x4 में लीडिंग एंट्री है तो x4 भी होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ गए दोस्तों, जहां पर लीडिंग एंट्री है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जहां पर लीडिंग एंट्री नहीं है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्यों ऐसा कहेंगे डिपेंडेंट और उसको इंडिपेंडेंट, आइए देखते हैं। ओके, ये भी चीज आपको क्लियर ही कर देता हूं। तो देखिए, अब अगर हम यहां से सपोज दैट हमारा x1 x2 x3 x4 हो गया, इज इक्वल टू, हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारा है b1 b2 और b3, और हमारा है b3। तो हमारा थर्ड वाली रो हम उठाते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मिलता है हमें 1 इंटू x4 हो जाएगा, x4 इज इक्वल टू b3, x4 इज इक्वल टू b3। 1 मिनट। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट जो था वो वीडियो में सर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, और एक्चुअल में इसकी मीनिंग थोड़ा और डीप होती है, बट मैं आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, क्योंकि कभी कभी दिमाग में जो होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को लेकर डाउट क्रिएट हो जाता है, तो उसको मैं दूर करने के लिए थोड़ा सा फंडा बता देता हूं, ताकि ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, जिससे कि आपको अगर कहीं डाउट हो तो आप इस चीज को याद करके उसको क्लियर कर सको। तो देखिए, हमने यहाँ पर रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म में हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये हमारे x1 x2 x3 x4 वेरिएबल हैं, और हमारा जो b वाली एंट्री है b1 b2 b3, थोड़ा सफाई से लिख दूं, सही समझ में आ रहा है ना, b1 b2 b3, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। ये है, तो अब अगर हमें x4 कैलकुलेट करना है दोस्तों इस मैट्रिक्स से, तो देखिए हमारा यहाँ पर थर्ड रो में सारे जीरो हैं और ये x4 1 है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारा x4 इज इक्वल टू b3 आ जाएगा। तो x4 इज इक्वल टू b3, और हम कह रहे हैं कि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा x4।
क्योंकि इसमें लीडिंग एंट्री 1 है। तो ये डिपेंडेंट क्यों हुआ? क्योंकि इसकी वैल्यू B3 पे डिपेंड हो गई है। B3 जो वैल्यू होगा, B3 1 है तो X4 1 होगा, B3 5 है तो X4 5 होगा। X4 इज इक्वल टू B3। तो ये हो गया X4 जो हो गया B3 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड रो में क्या आएगा। देखिए सेकेंड रो को अगर हम लेते हैं तो यहां से हमें मिलेगा X3 इज इक्वल टू B2। तो अब X3 की जो वैल्यू होगी वो B2 से पर डिपेंड हो गई। B2 जो भी होगा X3 उस हिसाब से उसी वही उसकी वैल्यू होगी। तो X3 भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अच्छा, अब हम फर्स्ट अगर रो लेते हैं जिसमें X1 हमारा 1 है और X2 हमारा 2 है, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? हमें मिलेगा X1 प्लस 2X2 इज इक्वल टू B1। X1 प्लस 2X2 इज इक्वल टू B1। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो X1 हमारा है वो हमारी लीडिंग एंट्री है। तो हम X1 को डिपेंडेंट और X2 को इनडिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि X2 की वैल्यू आप कुछ भी ले लो मन से। आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, 2000 ले लो, 5000 ले लो। X2 की वैल्यू कुछ भी आप ले लो, यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और जब आप एक बार X2 की वैल्यू को फिक्स करते हैं तो फिर X1 की वैल्यू X2 पे डिपेंड हो जाएगी। मान लेते हैं हम X2 की वैल्यू 2000 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 4000 होगा। तो X1 बराबर क्या हो जाएगा? B1 माइनस 4000। समझ गए? तो X1 की वैल्यू फिर X2 पे डिपेंड हो जाती है। तो अब आप कहोगे ये चीज तो सेम अपोजिट में भी लागू करती है कि अब X2 को हमें निकालना है, X1 को कुछ ले लो तो भी X2 की भी डिपेंड हो। तो मैंने कहा था कि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज बताया है। एक्चुअली इसका और भी डीप मीनिंग होता है और इसके और भी मतलब इसका बहुत ही और भी होता है। लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया कि आप सिर्फ लीडिंग एंट्री को यहाँ पर अगर हीरो मानते हो तो ये हीरो जो होता है यहाँ पर X2 पे डिपेंड हो जाता है। फिर आप X2 को कुछ भी लो, X1 को। तो ये मैंने आपको याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट समझाया है कि इस तरीके से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है। मोटा मोटी आप ये समझ लो कि जहां पर लीडिंग एंट्री होगी वो डिपेंडेंट होगा, दूसरा सब इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया था, ये हाँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया था। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। when a is reduced to echelon form, assign arbitrary values to independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आर्बिट्री वैल्यूज असाइन करिए फॉर ए डिपेंडेंट वेरिएबल। देयर इज ए यूनिक इक्वेशन इन विच इट अकर्स all other variables in that equation are independent variable and thus have values assigned. Hence we can compute the value of the dependent variable from the this equation substituting the assigned value for the other। ये चीज मैंने आपको समझाया वही। If A is a reduced row echelon form, this easy procedure provides us with all the solution of AX is equal to B। हाँ ठीक है, चलो तो यहाँ पर थ्योरी पार्ट खत्म होता है और अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.4 को। ठीक है, एक्टिविटी 2.4 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स वेयर द फर्स्ट रो डिनोट्स द टॉप मोस्ट रो एंड द वो सब बाकी हो गया। एमंग द गिवन एट सेट ऑफ ऑपरेशन ऑप्शंस करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द फर्स्ट रो इज 3। पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 1 है फर्स्ट रो में, 3 कह रहा है, गलत हो गया। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द सेकेंड रो इज 1। सेकेंड रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 1 है, सही है। देयर इज ए नॉन जीरो एलिमेंट इन द थर्ड रो। थर्ड रो में कोई नॉन जीरो एलिमेंट, सारा जीरो है, तो ये होता है गलत। एंड सिंस देयर इज ए रो विद ऑल एलिमेंट एज जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। आगे चले। अच्छा जी, ये कह रहा है आई 3x3 डिनोट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, आंसर क्वेश्चन 2 and 3 अबाउट द सेट एस डिफाइंड एज। एक हमारा एस सेट है जिसमें ये सारे मैट्रिक्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, ओके। कह रहा है इफ S1 इज द सबसेट ऑफ S कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मैट्रिसेस इन S दैट आर इन रो एचलॉन फॉर्म, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। S1 क्या होगा? S1 हमारा कह रहा है एज का सबसेट है जिसमें वो मैट्रिक्स हैं जो रिड्यूस नहीं, रो एचलॉन फॉर्म में है, REF में है, रो एचलॉन फॉर्म। आपको मैंने दोनों का फर्क समझा दिया था। रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म में क्या एक फर्क होता है, उसमें जो होगी कॉलम में लीडिंग एंट्री इकलौती होगी, वो RREF होता है। इकलौती नहीं है तो REF होता है। ठीक है,
देन चूज द करेक्ट। तो हमें S1 में कौन कौन सी आएगी वो देखना है। तो देखो ये ए क्या रो इचेलॉन फॉर्म में है। देखिए इसमें रो इचेलॉन फॉर्म में कहता है कि जो हमारी लीडिंग एंट्री है ऊपर वाली से राइट साइड में होनी चाहिए। यहाँ पर सेकंड कॉलम में है तो ये जो होना चाहिए थर्ड कॉलम में होना चाहिए, यानी ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं एक्सेप्टेबल, यानी कि ये मैट जो है हमारा रो इचेलॉन फॉर्म में नहीं है। इसमें देखो लीडिंग एंट्री 1 नहीं है, -1 है, तो ये भी नहीं है। सी देखिए, सी में ये लीडिंग एंट्री 1 है, दूसरी लीडिंग एंट्री 1 है जो कि राइट साइड में है, और जीरो वाली एंट्री जो है सबसे नीचे है। तो ये हमारा रो इचेलॉन फॉर्म में होता है, तो हम इसको रेड से कर लेते हैं ओके। और डी हमारा देखो सब जीरो है, इसमें कोई 1 है ही नहीं लीडिंग एंट्री, तो हमारे सारे इसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, सब जीरो है, तो ये हमारा काउंट हो जाएगा रो इचेलॉन फॉर्म में। ठीक है, और इसमें ई देखो लीडिंग एंट्री ये 1 है, ओके। दूसरी लीडिंग एंट्री 1 है लेकिन ये इसके राइट में नहीं है, उसी के नीचे आ गई, तो यहाँ पर ये हमारा गलत होता है। एफ में देखो लीडिंग एंट्री 1 है राइट साइड में है, ये भी 1 है, वो इसके राइट में है, एफ हमारा ये काउंट हो जाएगा। जी हमारा 1 है एंड 1 है और 0 नीचे है, तो ये भी हमारा काउंट होगा। ये 1 है, ये लीडिंग एंट्री 1 है, इसके राइट में है, 0 नीचे है, ये भी काउंट होगा। ये 1 है, ये 1 है, लेकिन ये -1 है, लीडिंग एंट्री नहीं है, ये गलत है, नहीं काउंट होगा। ये देखो 1 है, ये 1 है, इसके राइट में 0 नीचे है, तो ये काउंट होगा। के हमारा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का, वो उसका जानते हैं फॉर्मेट क्या होता है, 1 0 0 1 0 1 0, तो ये हमारा काउंट होगा। इसमें सारी लीडिंग एंट्री 1 है, राइट में है। इसमें देखो लीडिंग एंट्री 1 है, इसके राइट में है दूसरी वाली लीडिंग एंट्री, तो ये भी हमारा एचेलॉन फॉर्म में है। तो हमें क्या क्या मिल गया, CDFGHJKL, CDFGHJKL, देखो CDFGHJKL हमारा ये वाला ऑप्शन सही है S1 के लिए। फिर कह रहा कार्डिनलिटी ऑफ S1 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों ऑप्शन ही सही है। ठीक है, थर्ड कह रहा है कि S2 जो हमारा सबसेट है वो ऑल द मैट्रिसेस S दैट इन द रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म, जो रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में है S2 हमारा वो है RREF। RREF में क्या होता है, इकलौते एंट्री होनी चाहिए, लीडिंग एंट्री शुड बी इकलौती, लीडिंग एंट्री जो है शुड बी इकलौती एंट्री, इकलौती एंट्री होनी चाहिए अपने कॉलम में, लीडिंग एंट्री 1 शुड बी इकलौती एंट्री इन दिस कॉलम। तो आइए, ये हमारा जो होता है REF में ही कोई होगा, REF अगर नहीं है तो RREF भी नहीं होगा वो, इसलिए हम इसी में देखेंगे, जो हमारा सर्किल किया हुआ है इसी में से हमें S2 निकलेगा। तो पहला एंट्री देखिए इसमें 1 है, इकलौती एंट्री है, दूसरा भी इकलौती एंट्री है, तो ये हमारा हो जाता है इकलौती एंट्री, ये सही है। कलर चेंज कर लो भैया, कलर ब्लैक कर लो इसको, तो सी होता है। डी में देखो कोई इकलौती एंट्री है ही नहीं, तो ये इसको हम RREF काउंट करेंगे, कर लेंगे काउंट, कर लेंगे। ये तो है ही नहीं, इसमें देखो ये इकलौती एंट्री, लेकिन ये इकलौती एंट्री नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें देखो लीडिंग एंट्री 1 इकलौती है, दूसरी वाले में इकलौती नहीं है, इसको भी नहीं काउंट करेंगे। इसमें देखो फर्स्ट कॉलम इकलौती एंट्री है, सेकंड कॉलम इकलौती एंट्री है, तो ए काउंट होगा। जे जो है इकलौती एंट्री है, ये वाला, ये भी इकलौती एंट्री है, ये काउंट होगा। के हमारा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी काउंट होगा। एल हमारा देखो फर्स्ट में ओनली 1 एंट्री है, इकलौती एंट्री है, सेकंड वाला भी इकलौती एंट्री है, ये काउंट होगा। तो क्या मिल गया हमें, CDHJKL, 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 S2 हो गया। उसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। क्या है कहानी, देखो यहाँ पे जो होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे तो ये हमें मिलता है सारा जीरो, इसमें देखो 0x1 0x2 0x3 0x4, तो जब 0 से एंट्री होगा तो ऑल टोटल हमारा 0 होना चाहिए, लेकिन हमारा जो इधर b की वैल्यू है वो 1 है, तो ये तो कहीं सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहा है।
इधर 0 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो इसलिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। x1 x2 x3 x4 की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसका कोफिशिएंट 0 हो जाए और वो वैल्यू टोटल 1 हो जाए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप बनाओगे इसका ए, उसमें 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट, क्योंकि एक रो पूरी 0 हो रही है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। क्लियर, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर भी एक हमारा लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बन रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है लीडिंग एंट्री, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, नॉन लीडिंग एंट्री। ठीक है, चलो, तो इसमें देखो लीडिंग एंट्री है नहीं है, सब 0 है। इसमें लीडिंग एंट्री यहाँ पे है x2, तो ये हमारा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें लीडिंग एंट्री है 0 है और ये 1 है, यहाँ पे पहला 1 है, तो ये भी होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये लीडिंग एंट्री नहीं है और ये लीडिंग एंट्री नहीं है, क्योंकि 2 रो होंगे, जितने रो होंगे उतने ही तो लीडिंग एंट्री मिलेगी। दोस्तों ये भी समझना, ध्यान रखना, आगे काम आएगा कि जितने आपके पास रो होंगे उतने ही आपको 1 मिलेंगे लीडिंग एंट्री। तो इसमें 2 रो हैं तो 2 रो मिलेंगे, तो 2 आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो कह रहा है x1 एंड x2 डिपेंडेंट, x1 तो इंडिपेंडेंट है, ये है इंडिपेंडेंट और ये भी है इंडिपेंडेंट। x2 इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी, हाँ x2 डिपेंडेंट है। x3 x4 इंडिपेंडेंट है नहीं, x3 आपका डिपेंड, x4 इज एन इंडिपेंडेंट, हाँ x4 आपका इंडिपेंडेंट है। ये 2 ऑप्शन सही होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सपोज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इक्वेशन एंड 4 वेरिएबल एज फॉलोज। देखो इसमें एक ही इक्वेशन है, x1 x2 x3 4, एक ही वेरिएबल है, और इसमें 4 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है। कह रहा वेयर ए इज ए कांस्टेंट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें पहली लीडिंग एंट्री कौन होगी, चाहे वो x1 हो जाए चाहे x2 हो जाए, एक ही रो है तो एक ही लीडिंग एंट्री होगी, बाकी सब जो होंगे वो हो जाएंगे नॉन लीडिंग एंट्री। तो एक लीडिंग एंट्री के लिए एक हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारा हो जाएगा 1, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे टोटल। इसमें कोई सा भी एक आप मान लो, एक 0 0 0 मान लो या 0 1 0 0 मान लो, एक समझाने के लिए बोला है। तो कोई एक हमारा जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, बाकी सब इंडिपेंडेंट। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 वेरिएबल है तो एक डिपेंडेंट हो जाएगा, बाकी सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये है डिनोट द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो सकता है अभी आज तक आपके नहीं आया लेक्चर में, आगे आएगा। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, इसी के साथ हम बी की भी वैल्यूज रख देते हैं और बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं, मतलब एक लाइन खींच देते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स बन जाती है वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाती है। आइए, तो क्या कह रहा है कि डिनोट द रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव, which of the following option is correct, the value of a and b cannot be determined from the given information। जो इंफॉर्मेशन दी है इसका रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म ये है और ये ए बी है। तो कह रहा है ए और बी की वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो ये है देखिए 2 1 1 3, और हम दीवार खड़ी कर देंगे और ये हो जाएगा 3 एंड 4। तो ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। तो अब हम इस पे ऑपरेशन फॉलो करेंगे, इसको RREF बनाने के लिए, रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में बनाने के लिए। ये चूंकि इस लेक्चर का सिलेबस नहीं है, आगे आएगा, बट हम ये क्वेश्चन आया है तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये करा ए और बी की वैल्यू क्या होगी, तो हम 1001 फॉर्म में अगर हम इसको ले आए तो ये हमारा क्या होगा, ये सेम टू सेम इसके करस्पॉन्डिंग ये भी चेंज होते हैं, तो इसकी वैल्यूज क्या होंगी आइए देखते हैं। तो हमें इस लाइन को हमें 2 को 1 करना है, तो हम क्या करेंगे, हम R1 रो 1 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ओके, और
ये हमारा हो जाएगा 1 3 और ये हो गया 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम R2 माइनस हमें यहाँ पे 0 लाना है ना, तो R2 माइनस R1 कर देते हैं। चलो R2 माइनस R1 कर देते हैं। तो R2 माइनस R1 करेंगे तो हो जाएगा 1, ये हो गया हमारा 1/2 और इधर हो गया हमारा 3/2। और R2 माइनस R1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 3 माइनस हाफ जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2.5, तो 2.5 का मतलब ये हो जाएगा 5/2 और 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3/2 ये हो जाएगा 8 में से 3 गया 5/2। ठीक है, ये भी हो जाएगा 5/2। ओके, R2 माइनस R1 कर दिया हमने, ये 5/2, ये भी 5/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, R2 डिवाइडेड R2 मल्टीप्लाई 2/5, R2 मल्टीप्लाई 2/5। अब यहाँ पर दोस्तों ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट की बात नहीं हो रही है। डिटर्मिनेंट होता तो उसमें फर्क पड़ता, लेकिन ये चीज़ आप अभी लेक्चर में यहाँ पर नहीं सीखे, अगले लेक्चर में सीखोगे। बट यहाँ पर मैं इसको यूज़ बता दे रहा हूँ। ये R2 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम R2 में 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 1/2 और ये हो गया हमारा 3/2। हम R2 में 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो अभी हमें इसको 0 लाना है। इसको 0 लाना है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे हम कि R1 माइनस R2/2, R2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो ये हो गया 1 में से 0 जाएगा 0, हाफ में से हाफ जाएगा 0 और 3/2 में से 1/2 जाएगा 2/2 यानी 1 और ये हो जाएगा 0 1 और ये 1। तो ये आ गया हमारा। इसमें हमने किया R1 माइनस R2/2, R2 को 2 से डिवाइड करके यानी इसको 1/2 करके हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो ये हो गया 0 और ये 3/2 में से 1/2 माइनस होगा 2/2 यानी 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया इस फॉर्म में, जिस फॉर्म की ये बात कर रहा है कि RREF में 1001 हो और ए और बी दोनों 1 आ गए हमारे। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह द वैल्यू ए एंड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, गलत हो गया। A is equal to B but their exact value cannot be determined, नहीं हमारा exact value 1 1 आ गया, A B, ये भी गलत। A is equal to B is equal to 1 सही है। A बराबर 2 एंड B बराबर 3 गलत, वो तो तब था पहले था, लेकिन जैसे ही हमने उसको RREF में कन्वर्ट किया तो A और B की वैल्यू हमारी ये आ गई 1 1 1, तो ये ऑप्शन गलत। द सोल्यूशन फॉर x1 एंड x2 आर नॉट यूनिक, यूनिक सोल्यूशन है भाई, x1 की भी वैल्यू 1 आ गई, x2 की भी वैल्यू 1 आ गई। ओके, और x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 1 एंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ये सही हो जाएगा। द पॉसिबल डिटरमाइन वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ये गलत हो गया ऑप्शन, ये सही हो जाता है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये चीज़ आपको अभी नहीं समझाएगी, आगे समझा जाएगी, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप इन इक्वेशन को इस तरीके से चेंज करो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो जाए और ए और बी हो जाए। और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपने क्लास 5th से ये करते आए हैं कि हम इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड में हम कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप कक्षा 5वीं से आप इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, वही चीज़ हम कर रहे हैं इधर मैट्रिक्स में। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आप ऐसे करते थे कि हमें x1 को हटाना है, x1 को हमें नीचे 0 लाना है, तो आप क्या करते थे कि इस इक्वेशन में डबल से मल्टीप्लाई करके और इसमें से माइनस करते थे, इसमें से माइनस करते थे। किसी भी इक्वेशन में आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे और दोनों को हम प्लस माइनस कर सकते थे। उस तरीके की ऑपरेशन करके आप ये लाओगे x1 को 1 और इसको 0, तो a और b की वैल्यू भी 1 1 हो जाएगी। आप करके देख लेना, ठीक है। ये तरीका भी आप समझो, क्योंकि आगे इसी तरीके से करना है, कि कोई कठिन तरीका नहीं था। हमने बी को ए के साथ रख दिया, बीच में एक दीवार खींच दिया, सारे ऑपरेशन जो इधर कर रहे हैं बी वाले पे भी किया और वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ax is equal to b be a matrix representation of system of linear equation where a is a 4 cross 4 matrix, x ये है b ये है,
और ये हमारा लेट द रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म जो है ये हो गया। ठीक है, व्हाट इज द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर हम कर लिख लेते हैं, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। तो कह रहा है x1 इज ए डिपेंडेंट ऑन x2। देखो, ऑन x2 कहने का मतलब ये हुआ कि x1 हमारा जहां पे है लीडिंग एंट्री हमारा x1 है, इस रो में x2 है नहीं है, x1 जो होगा हमारा डायरेक्ट डिपेंड होगा b1 पे, तो x1 इज डिपेंडेंट ऑन x2, गलत हो गया। x3 इज डिपेंडेंट ऑन x4, देखिए x3 जहां पे हमारा आ रहा है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वहीं पर हमारा इंडिपेंडेंट x4 भी है, यानी कि इसी रो में है, यानी कि x3 हमारा डिपेंड हो गया x4 पे, ये सही है। x2 इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x2 हमारा इंडिपेंडेंट, इसमें कोई लीडिंग एंट्री नहीं है x2 में, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज यूनिक, यूनिक, इसमें देखो यूनिक सॉल्यूशन होगा कि कुछ भी सॉल्यूशन होगा, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि x2 की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो x2 की वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं। तो जब x2 की वैल्यू आप कुछ भी रख दोगे, तो जब x2 की वैल्यू कुछ भी रख दोगे तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे भी देखो सब जीरो हैं और ये भी सब जीरो हैं, और b3 और b4 डिफाइंड नहीं है, मान लेते हैं कि b3 और b4 भी जीरो हो, तो चूंकि आप x1 की वैल्यू कुछ भी रख दो b3 जीरो आ जाएगा, सारे वैल्यू जब सब इधर जीरो हो रहे हैं x1 और इधर भी जीरो आ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि x2 आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन फिक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स वेयर द फर्स्ट रो डिनोट्स द टॉप मोस्ट रो, ठीक है, ये बॉटम हो गया। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स ये हो गया, बी ए हो गया। आंसर फाइंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो इसमें हमारा लीडिंग एंट्री है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इसमें लीडिंग एंट्री है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इसमें लीडिंग एंट्री नहीं है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो फाइंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 x3। ठीक है, ओके। If x1 is equal to 0 is given, then find out the number of solution of the given system of linear equation। अच्छा, कह रहा है कि x1 अगर हमारा 0 हो जाए, यानी x1 अगर हमारा 0 हो जाए और तो हमारा कितने सॉल्यूशन इसके मिलेंगे। ठीक है, हम x1 को 0 कर लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, पहला वाला को अगर हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 0 इंटू x2 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू x3, हाँ x1 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4। पहली इक्वेशन ये बनेगी 103 को मल्टीप्लाई करो, तो ये x1 हमारा 0 है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ओके, ये हमारा 0 हो जाएगा, x2 भी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो रहा है, और 3x3 हमारा इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x3 की वैल्यू आ गई हमारी 4/3। सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट करो, इधर रख दो 0 1 2, तो क्या हो जाएगा 0 0 हो गया, 0 0 हो गया, एंड 2x3 इज इक्वल टू 0। टू एक्स थ्री इज इक्वल टू 0, तो यहां से x3 की वैल्यू जो आ गई 0 आ गई। 1 मिनट, हाँ, अगर हमने सेकेंड लाइन ली, हमने 0 1 2 रखा और x1 x2 x3 रखा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 0 इंटू x1 0 हो जाएगा, 1 इंटू x2 हमारा x2 हो जाएगा, और प्लस 2x3 इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया। ओके, तो यहाँ से x3 की वैल्यू हमारी आ गई 4/3, तो हम यहाँ से x2 कैलकुलेट कर लेंगे, x2 इज इक्वल टू -2x3, यानी कि -2 इंटू 4/3 यानी कि -8/3। तो x2 की हमारी एक वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो x2 और x3 की वैल्यू आ गई, और x1 हमारा 0 दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में कि x1 इज इक्वल टू 0 हो,
x1 इज इक्वल टू 0 हो तो x2 और x3 की एक एक वैल्यू आई है, तो इसमें यह सिस्टम का होगा एक ही सोल्यूशन होगा। पूछा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सोल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 होगा। x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू -8/3 और x3 इज इक्वल टू 4/3। ये हमने सॉल्व किया इक्वेशन को, ठीक है। तो इसका पॉसिबल सोल्यूशन 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।